आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का चौथा पॉइंट, जिसे हम कहेंगे डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है, और आइए इसके बारे में समझते हैं कि इसके क्या नियम हैं और किस तरीके से ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और इसमें चौथा पॉइंट है डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट, यानी कि कंडीशन और कंट्रास्ट को व्यक्त करने वाले विभिन्न तरीके। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो इसके दो मुख्य खंड होंगे। पहला आपका जो पार्ट होगा वह कंडीशन होगा और दूसरा जो पार्ट रहेगा वो कंट्रास्ट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन के बारे में समझाऊंगा। तो जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट आपका जो ए है, इसमें देख रहे हैं कंडीशन है, जिसको हिंदी में कहेंगे शर्त प्रकट करने के विभिन्न तरीके। तो सबसे पहले हम आपको कंडीशन के बारे में समझाएंगे कि शर्त प्रकट करने के विभिन्न तरीके क्या हैं, किस तरीके से हम कंडीशनल सेंटेंस को या किसी एक कंडीशनल सेंटेंस को दूसरे अन्य कंडीशनल सेंटेंसेस में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। तो इसमें नोट एक पॉइंट है, जैसे लिखा किसी एक कंडीशनल सेंटेंस को उसके अन्य कई रूपों में बदला जा सकता है। दूसरी बात यह है, एग्जाम्पल्स में जो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, अब इसी को हम आपको समझाने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए कंडीशनल सेंटेंस, एक शर्त आ रहा कि कंडीशनल सेंटेंस को, अब एक बात यह है कि कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है। तो शॉर्ट में आप एक बात ये समझ सकते हैं कि अगर कोई भी वाक्य यदि या अगर या काश से शुरू हो, जैसे यदि वह आएगा तो मैं उसके घर जाऊंगा, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम अच्छा नंबर लाओगे, तो जैसे काश वह मेरे पास होता। तो इस तरीके से यदि, अगर, काश आदि से हिंदी के वाक्य को अगर देखा जाए तो अगर कोई भी हिंदी का वाक्य यदि से शुरू हो, अगर से शुरू हो, काश से शुरू हो, तो ऐसे वाक्यों को हम दशा सूचक वाक्य कह सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि शर्त प्रकट करने वाले वाक्य। और दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी में इसको हम कैसे कहेंगे। अंग्रेजी में अगर कोई भी वाक्य इफ से शुरू हो, कोई वाक्य इन केस से शुरू हो, अगर कोई वाक्य अनलेस से शुरू हो, तो अगर कोई वाक्य शुड से शुरू हो, या कई बार हैड अथवा वर से शुरू होते हैं, तो ऐसे वाक्यों का अगर शुरुआत हो रहा है तो इनको हम कंडीशनल सेंटेंस कहेंगे। तो अब बात यह है कि कोई एक कंडीशनल सेंटेंस जो इफ से शुरू हो, या इन केस से शुरू हो, अनलेस से शुरू हो, वर से शुरू हो, हैड से शुरू हो, तो इस किसी भी एक ऐसे वाक्य को लेकर के, या कोई एक वाक्य ऐसा हो और उसको हम उसके अन्य कई तरीकों में कैसे बदलते हैं, इसी का हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, इसमें जो आपका उदाहरण है, जैसे यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं अनुसरण अवश्य करूंगा। तो यहाँ पर जो लिखा है कि यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं अनुसरण अवश्य करूंगा, तो यह एक कंडीशनल सेंटेंस है, यह एक दशा सूचक वाक्य है, या इसको आप शर्त प्रकट करने वाले वाक्य कह सकते हैं कि यदि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं उसका अनुसरण करूंगा। तो अब इसमें बात यह है कि इस वाक्य को हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो पहला जो आपका यहाँ पर इसका हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद है, यदि आप मुझे अनुमति देंगे, तो इफ यू अलाउ मी, तो यहाँ लिखा जा रहा तो मैं अनुसरण अवश्य करूंगा, आई विल फॉलो। अब यहाँ एक बात ये समझना है कि ऐसे वाक्यों में अगर ये देखना होता है कि कंडीशनल सेंटेंस किस तरह का है। जैसे एक बात और भी ये समझना जरूरी है कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट कंडीशन, दूसरा होता है पास्ट कंडीशन, तीसरा होता है फ्यूचर कंडीशन। तो अगर कोई भी सवाल या कोई भी वाक्य फ्यूचर कंडीशन का हो, जैसा कि यहाँ दिया है कि यदि आप मुझे अनुमति देंगे, तो ये फ्यूचर टेंस में आ रहा है, और तो मैं अनुसरण अवश्य करूंगा फ्यूचर टेंस में है। तो इसमें दोनों वाक्यांश फ्यूचर टेंस में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो जो पहला वाक्यांश होता है, जो इफ वाले क्लाज होते हैं, उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जबकि दूसरे क्लाज को हम फ्यूचर टेंस में ही लिख देते हैं। इसीलिए इसकी अंग्रेजी बनेगी कि यदि आप मुझे अनुमति देंगे, इसका मतलब यदि आप मुझे अनुमति देते हैं, अर्थात इफ यू अलाउ मी।
और इसके बाद मैं अनुसरण अवश्य करूंगा, तो आई के साथ विल लगा देंगे, आई विल फॉलो हो जाएगा, मैं अनुसरण अवश्य करूंगा। तो ये तो आपका एक वाक्य था, इसका अंग्रेजी अनुवाद आपका ये हो गया पहला लाइन। अब बात यह है कि इफ से यह वाक्य शुरू है, तो इफ क्या है, यहाँ देखिए आगे लिखा हुआ है कि इफ जो है कंडीशन है, कहने का मतलब सॉरी कंजंक्शन है। इफ एक जो है कंजंक्शन है, इस इफ कंजंक्शन के द्वारा इस वाक्य को जोड़ा गया। दूसरा है इन केस यू अलाउ मी आई विल फॉलो, तो इसका भी अर्थ वही है कि अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो। अब इसको हम क्या कहेंगे, कंजंक्शनल फ्रेज कहेंगे। देखिए इफ जो है कंजंक्शन है, लेकिन इन केस कंजंक्शनल फ्रेज है, तो इफ इन केस यू अलाउ मी आई विल फॉलो, तो इसका भी अर्थ वही होगा, सेम होगा कि अगर आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं उसका अनुसरण करूंगा। इसके बाद ये आपका दूसरा हो गया। अब आइए तीसरा देखिए, सपोजिंग यू अलाउ मी आई विल फॉलो, मान लो कि आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं अनुसरण करूंगा। तो यहाँ पर एक शब्द आया जो सपोजिंग आया हुआ, जो अंडरलाइंड वर्ड है, वह आपका पार्टिसिपल है। और अगर आप देखें तो ये कौन सा पार्टिसिपल है, वास्तव में यह जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जहां पर आईएनजी होते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, ये चीज आप ध्यान देंगे। तो ये आपका पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल सपोजिंग है। प्रोवाइडेड दैट, अच्छा एक चीज और समझिए, अब इसका हिंदी में अर्थ क्या आएगा कि मान लो आप मुझे अनुमति देते हैं तो मैं अनुसरण करूंगा, तो ये पार्टिसिपल हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रोवाइडेड दैट यू अलाउ मी आई विल फॉलो, बशर्ते कि आप मुझे अनुमति देंगे तो मैं अनुसरण अवश्य करूंगा। तो ये प्रोवाइडेड दैट जो आया यह भी पार्टिसिपल है, परंतु ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और इसके बाद आपका ये चौथा हो गया। पांचवा देखिए, यहाँ पर पांचवा सवाल है कि डू यू अलाउ मी, क्या आप मुझे अनुमति देंगे, और फिर आई विल फॉलो, तो मैं उसका अनुसरण अवश्य करूंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डू यू अलाउ मी, यह आपका जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा भी ऐसे कंडीशनल सेंटेंस बनाए जाते हैं। इसके बाद छठवां पॉइंट आपका आता है अलाउ मी आई विल गो, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरू है, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस के द्वारा बनाया गया कि आप मुझे अनुमति दीजिए और मैं उसका अनुसरण अवश्य करूंगा। और इसके बाद जो है सातवां पॉइंट और अंतिम पॉइंट है अनलेस यू अलाउ मी, जब तक आप मुझे अनुमति नहीं देते हैं या नहीं देंगे तो आई विल नॉट फॉलो, तो मैं उसका अनुसरण, मैं अवश्य अनुसरण नहीं करूंगा। तो कहने का मतलब यह है, ये अगर आप अनलेस लगाते हैं तो ये वाक्य निगेटिव होता है, भले ही इसमें नो नॉट नेवर आदि एडवर्ब नहीं आए हैं, फिर भी ये आपका निगेटिव है। और ऐसे स्थिति में दूसरा वाक्यांश आपका निगेटिव अवश्य हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ये जरूरी हो जाएगा। अगर अनलेस आते हैं तो आपको यहाँ नॉट लगाना है। तो ये आपका क्या है, कंजंक्शनल फ्रेज। यहाँ पर भी अनलेस जो आ रहा है कंजंक्शनल फ्रेज है। तो इस प्रकार आपने देखा किसी एक कंडीशनल सेंटेंस को उसके एक से अधिक या अन्य तमाम रूपों में बदल करके ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। और यही चीज यहाँ लिखा है, किसी एक कंडीशनल सेंटेंस को उसके अन्य कई रूपों में बदला जा सकता है। तो ये था आपका पहला जो कंडीशन है, कंडीशन यानी कि कंडीशनल या शर्त प्रकट करने के विभिन्न तरीके। अर्थात अब एक बात और आता है कि परीक्षा में क्या आएगा, परीक्षा में कैसे पूछेगा। तो इसमें एक चीज ये आ जाता है कि जैसे इसमें से कोई भी एक लाइन लिख दे और उसे ये कह सकता है कि आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें से कोई एक लाइन लिखा हो और उस एक लाइन को किसी दूसरे लाइन में आप बदल सकते हैं, क्योंकि ये जो भी 7 जो मुख्य लाइन लिखे गए हैं, 7 सेंटेंसेज हैं, आपस में एक दूसरे में बदल करके इसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये था आपका फ्यूचर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। और जैसा कि आपने फ्यूचर कंडीशनल को देखा कि एक से कई प्रकार के विभिन्न वाक्यों में इसे हम बदल सकते हैं। अब बात यह है कि प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस के क्या एग्जाम्पल होंगे और पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के क्या एग्जाम्पल होंगे, अब आप उसके बारे में देखिए। तो अब आप देखिए उदाहरण नंबर 2, इसमें मैं आपको पास्ट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में समझाऊंगा और प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। जैसा कि फ्यूचर कंडीशनल आपने इससे पहले देख ही लिया है, तो आइए देखते हैं उदाहरणों को। पहला उदाहरण है कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई,
तो आप इसमें से जो सहायक क्रिया वर है इसके द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। वर को आप पहले लिख देंगे, वर आई अ बर्ड और आई वुड फ्लाई। तो इन दोनों ही वाक्यों के अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आएगा, केवल इफ के स्थान पर उससे संबंधित सहायक क्रिया आपने वर लगा दिया। तो ये हो गया पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। क्यों हो गया? क्योंकि वर आया है। इसी प्रकार पास्ट कंडीशनल सेंटेंस का एक उदाहरण और है कि जैसे इफ ही हैड रीड ही वुड हैव पास्ट। अगर वह पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता। तो यह भी आपका पास्ट परफेक्ट सॉरी यानी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो इसमें भी आप वही सेम प्रक्रिया है कि हैड जो सहायक क्रिया आ रहा है इसी के द्वारा आप इसको पहले लिख करके आप इसको भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे वर को आपने यहाँ पहले लिख दिया, यह ट्रांसफॉर्मेशन हो गया इस वाक्य का। तो इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन आप इस प्रकार कर सकते हैं, इसकी सहायक क्रिया को पहले लिख करके। तो इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। बात यह है कि जब भी पास्ट कंडीशनल सेंटेंस को हम बनाते हैं तो इसमें ये दो तरह का होता है। एक आप समझिए कि यह ए टाइप होगा और दूसरे को आप कह सकते हैं बी टाइप। कहने का मतलब यह है, एक ऐसा वाक्य बनता है पास्ट कंडीशनल में जिसमें किसी कल्पना की बात होती है, जिसमें कोई अवास्तविक घटना होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के बनने या होने की बात होती है, तो ऐसे वाक्यों में हम वर का सहायक क्रिया समस्त सब्जेक्ट के साथ, सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा गया कि इफ आई वर ए बर्ड, तो इसमें कहा जा रहा है कि काश मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता। तो इसमें कल्पना की जा रही है तो उसमें वर लगाएंगे। और दूसरा जो है, जो दूसरा वाक्य है, इसमें आपका क्रिया से संबंधित होता है कि यदि वो पढ़ा होता तो वह पास हो गया होता। तो ऐसे स्थिति में जब पास्ट कंडीशनल होता है तो इसमें पहले वाक्य जो आता है यानी कि इफ वाला जो वाक्य होता है उसको पास्ट के परफेक्ट टेंस में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगाते हैं। जैसे हैड यहाँ आया है और प्लस यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये आपका वर्ब भी थर्ड है। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा वाक्यांश होता है उस वाक्यांश में आपको हैव वुड लगाना जरूरी है, फिर हैव लगाना जरूरी है, इसके बाद वर्ब की जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा इसको लिखना जरूरी है। यानी कि देखिए वी थर्ड यानी कि वुड हैव प्लस वी थर्ड, पहले वाक्यांश में पास्ट परफेक्ट और दूसरे में वुड हैव के साथ सहायक क्रिया थर्ड फॉर्म लगना अनिवार्य है। तो ये आपका पास्ट कंडीशनल हो जाएगा दोनों ही वाक्य। एक जो है ए टाइप कर सकते हैं जिसमें सहायक क्रिया वर आएगा, और दूसरा बी टाइप जिसमें आप कर सकते हैं सहायक क्रिया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले वाक्यांश में यानी कि पास्ट परफेक्ट में उसको लिखना है, और दूसरे में वुड हैव सहायक क्रिया वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में ये आपका उदाहरण नंबर 2 और 3 हो गया। अब उदाहरण नंबर 4 देखिए, जिसमें कहा जा रहा है प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। तो प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस में सीधा सीधा लिखा है कि इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं तो यू कैन गेट गुड मार्क्स, तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। तो ये प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस है। ऐसे स्थिति में इफ के स्थान पर यदि आप चाहें तो सहायक क्रिया शुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि शुड यू वर्क हार्ड यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो इसको आप शुड से भी बदल देंगे, अर्थ वही देगा कि यदि आप मेहनत करते हैं, कठोर मेहनत करते हैं तो आप अच्छा अंक ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका हो गया चौथा उदाहरण जो प्रेजेंट कंडीशन के लिए आया। तो जैसा कि फ्यूचर कंडीशन के बारे में आपने पीछे देख लिया था, और यहाँ आपका 2 उदाहरण हमने पास्ट कंडीशन सेंटेंस का दे दिया और एक उदाहरण आपका प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंस का दे दिया। तो इस प्रकार से ये आपका कंडीशनल यानी कंडीशन, जैसे लिखा डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन, यानी कि शर्त प्रकट करने के विभिन्न तरीके, जो ये नियम थे, रूल्स थे, जो एग्जाम्पल्स थे, मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको देखना यह है कि डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंट्रास्ट के बारे में, यानी कि जो दूसरा पॉइंट जैसे ए कंडीशन था, अब आप देखेंगे बी जो आपका कंट्रास्ट है उसके बारे में। तो अब आप देखिए कंट्रास्ट के बारे में। तो अब आप देखिए जो दूसरा पॉइंट है जिसको हम कंट्रास्ट कहेंगे, यानी कि बी पॉइंट। अब इसके बारे में जैसे लिखा कंट्रास्ट आर कंसेशन, जिसका मतलब हुआ विरोध या स्वीकृति प्रकट करने के विभिन्न तरीके। तो देखिए कंट्रास्ट जो है दूसरा पॉइंट है, पहला आपने देखा कंडीशन, दूसरा कंट्रास्ट है। लेकिन इस कंट्रास्ट के अंतर्गत एक और भी स्थिति आती है जिसे हम कंसेशन कहते हैं। कंट्रास्ट का मतलब है विरोध और कंसेशन का मतलब है स्वीकृति। तो अब इसमें क्या है, लिखा हुआ है नोट में कि ऐसे वाक्यों को भी अन्य कई रूपों में रूपांतरित किया जा सकता है। जिस तरीके से कंडीशनल सेंटेंस को आपने कई तरीकों से रूपांतरित किया, उसी प्रकार से
जो कंट्रास्ट से संबंधित सेंटेंसेज होंगे वह भी कई रूपों में रूपांतरित हो सकते हैं। अब कैसे होंगे? एग्जाम्पल्स में जैसे पहला लिखा है कि यद्यपि वह गरीब है वह खुश है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी कि दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। यद्यपि वह गरीब है वह खुश है। इसी को लिख सकते हैं ऑल दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। दोनों के अर्थ में समानताएं हैं, इसमें अर्थ में कोई अंतर नहीं है, तो चाहे आप दो लिखिए चाहे ऑल दो लिखिए। इसी प्रकार एडमिटिंग ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यानी इसका मतलब हुआ ये मानते हैं कि वो गरीब है लेकिन वो खुश है, तो ये भी अर्थ दे रहा है। हाउएवर पुअर ही इज हैप्पी, वह गरीब है फिर भी वह खुश है, तो यह भी सेम अर्थ दे रहा है। इसी प्रकार पुअर एज ही इज, चूंकि वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह हैप्पी है यानी कि वह खुश है, फिर भी अर्थ समान है। इसी प्रकार ही इज पुअर, वह गरीब है, ऑल द सेम ही इज हैप्पी, ऑल द सेम का मतलब फिर भी वह खुश है। ही इज पुअर एट द सेम टाइम ही इज हैप्पी, वह गरीब है और इसके बावजूद भी यानी कि फिर भी वह खुश है। ही इज हैप्पी नॉट विथ स्टैंडिंग ही इज पुअर, यानी भले ही वह गरीब है और तो भी वह खुश है। ही इज पुअर इंडीड, सचमुच में वह गरीब है, और बट ही इज हैप्पी, लेकिन वह खुश है। इवन इफ ही इज पुअर ही इज हैप्पी, वह गरीब है तो भी वह खुश है। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो 10 वाक्य लिखे गए हैं, 10 सेंटेंसेज हैं, 10 सेंटेंसेज हैं और 10 ही सेंटेंसेज का सेम अर्थ है, इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं है। अब इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, इन सभी शब्दों को हमने यहाँ पर जो है पतले कलम से लिख दिया है, पतले शब्दों में लिख दिया है। तो ये जो भी शब्द आ रहे हैं, जो पतले लिखे हुए शब्द हैं, वह क्या है यहाँ पर आगे दिया हुआ। जैसे मान लीजिए आपका जब दो की बात आ रही है, तो अगर हम दो को देखें, जैसे यहाँ दो लिखा है तो दो आपका कंजंक्शन है। इसी प्रकार आल दो भी आपका कंजंक्शन है, दो भी कंजंक्शन है। और इसके बाद देखिए आपका आल दो भी कंजंक्शन है, जैसे दो कंजंक्शन है, आल दो कंजंक्शन है। और इसके बाद ये दोनों शब्द कंजंक्शन है। एडमिटिंग जो आ रहा है ये आपका पार्टिसिपल है, और हाउएवर जो आ रहा है ये रिलेटिव एडवर्ब है। और इसके बाद पुअर एज, यहाँ जो एज आ रहा है यह भी आपका कंजंक्शन है। और इसके बाद ऑल द सेम जो आ रहा है ये आपका फ्रेज है। एट द सेम टाइम यह भी आपका फ्रेज है। और नॉट विथ स्टैंडिंग यह भी, ये आपका प्रीपोजिशन है। और इन तीनों का अर्थ समान है, फिर भी। ऑल द सेम माने फिर भी होता है, एट द सेम टाइम माने फिर भी होता है, और नॉट विथ स्टैंडिंग माने तो भी होता है या तिस पर भी होता है, फिर भी होता है। और यहाँ जो इंडीड आ रहा है ये आपका एडवर्ब है। और यहाँ पर देखिए इवन इफ आ रहा है यह भी आपका कंजंक्शन है। तो इस तरीके से जितने भी इसमें वर्डिंग आ रहे हैं, जो भी इसमें आपका वर्ड आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये शब्द आ रहे हैं, नॉट विथ स्टैंडिंग, फिर इंडीड है, फिर आपका इवन इफ है। ये सभी शब्द जो भी चिन्हित किए गए हैं, यहाँ पर हमने लिख दिया है कि ये शब्द क्या कहलाते हैं। दूसरी बात यह है, अब इसमें हमको ये देखना है, यद्यपि एक बात और समझ लीजिए कि अगर इसे परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर इनमें से कोई भी एक वाक्य आ जाए तो किसी दूसरे वाक्य में हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन का दूसरा जवाब आप लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि यहाँ 2 पॉइंट हैं। अगर हम कंट्रास्ट को देखें तो इसको हम कर सकते हैं, नंबर 1 कंट्रास्ट है और नंबर 2 आपका कंसेशन है। तो अगर हम कंट्रास्ट की बात करें तो ये देखना होगा कि इसमें जो शब्द आ रहे हैं, यानी जो वाक्य आ रहे हैं, यह वाक्य कौन वाक्य ऐसा है जो कंट्रास्ट है और कौन सा वाक्य ऐसा है जो कंसेशन है। तो देखिए पहला हमने जो लिखा है, यहाँ देखिए कंसेशन लिखा है, यानी कि जो दो आया है और आल दो आया है, यहाँ पर हमने दो लिख दिया। तो दो का मतलब क्या हुआ? कंसेशन। ये कंसेशन, जहां जहां दो लिखा है ये आपका कंसेशन है, और जहां जहां पर 1 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, वह आपका कंट्रास्ट है। अब एक बात ये समझना है कि कंट्रास्ट और कंसेशन हम समझेंगे कैसे, इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे। देखिए किसी भी वाक्य को लीजिए, कहा जा रहा दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है और वह खुश है, तो ये कंसेशन क्यों है, स्वीकृति क्यों है? क्योंकि इसमें यह कहा जा रहा है कि इस बात को स्वीकार किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए यद्यपि वह गरीब है, तो बात को स्वीकार किया जा रहा है, इसीलिए कंसेशन है।
इसी प्रकार जो है आल्दो का भी कंसेशन होगा। एडमिटिंग, ये मानते हुए कि वो गरीब है तो इसमें भी बात स्वीकार की जा रही, इसलिए कंसेशन है। अब हाउएवर, फिर भी जो आ गया, जैसे वह गरीब है फिर भी खुश है, तो ये कंसेशन नहीं है, ये कंट्रास्ट है। क्योंकि यद्यपि गरीब खुश नहीं रह सकता है, ये जो है गरीबी में लोग खुश नहीं होते हैं, और फिर भी अगर वो खुश है तो ये बिल्कुल कंट्रास्ट है, ये इसका विरोध प्रकट कर रहा है। तो जितने भी कंट्रास्ट हैं, जैसे मान लीजिए पुअर एज ही इज, इसमें भी बात स्वीकारी जा रही, इसलिए कंसेशन है। अब यहाँ देखिए, ही इज पुअर, वह गरीब है, ऑल द सेम, फिर भी ही इज हैप्पी, वह खुश है। तो यहाँ पर भी कंट्रास्ट है। और क्यों कंट्रास्ट है? क्योंकि वह गरीब है और फिर भी कहा जा रहा है। तो जहां पर फिर भी आ जाए, तो भी आ जाए, तिस पर भी आ जाए, तो ये एकदम बिल्कुल कंट्रास्ट है, ये विरोध प्रकट कर रहा है। तो यही बात इसमें हमने लिख दिया है कि जहां स्वीकृति है वहां पर हमने दूसरा पॉइंट नंबर 2 लिख दिया है, और जहां पर कंट्रास्ट है यानी विरोध है वहां पर हमने नंबर 1 लिख दिया है। अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो कंसेशन को कंसेशन में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, और जो आपका कंट्रास्ट है उसको कंट्रास्ट में करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, यदि आप इसमें दृढ़ नहीं हो पा रहे हैं कि कौन सा लगाएं, तो इनमें से कोई भी आप लगा सकते हैं और सब उत्तर सही होंगे। इनमें से कोई एक वाक्य आएगा और उसको आप ट्रांसफॉर्म किसी दूसरे वाक्य में कर सकते हैं। तो ये था आपका नंबर 4 पॉइंट, डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। तो अब मुझे आशा है कि आपको कंडीशन और कंट्रास्ट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अब इसी के साथ ही साथ ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।